नीट पेपर लीक मामला अभी थमा नहीं था कि आरक्षण का मामला तूल पकड़ लिया। ये बिहार में हो क्या रहा है? जदयू की सरकार है और हम पहुंचे हैं आलमगंज के कार्यालय में, जदयू कार्यालय में, और हमारे साथ हैं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता मोहम्मद शहजाद। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि आखिरकार उनकी सरकार में यह क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज। तो चलिए बात करते हैं मोहम्मद शहजाद से और जानते हैं कि आखिरकार ये जो नीट पेपर लीक मामला हुआ है उसमें दोषियों को अभी तक सजा क्यों नहीं हुई। नमस्कार सर, मैं प्रकाश चंद्र बेखौफ आवाज से। ये सर बिहार में इतना बड़ा कांड हो गया और अभी तक दोषियों को सजा नहीं हुई। कांड का मतलब नीट पेपर लीक मामला, समझ रहे हैं, ये देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है जिस पर हमारा देश है, युवा पे हमारा देश है, स्टूडेंट पे हमारा देश है, और देश को स्टूडेंट के आधार पर लेके चलना है और इंटायर वर्ल्ड में हिंदुस्तान को उस मुकाम पे रखना है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे स्टूडेंट का आज हिंदुस्तान में ये हाल है कि बार बार पेपर लीक होता है। और ये कोई मामला आज का नहीं है, ये मामला सदियों से चलता आया है कि हर का पेपर लीक हो जाता है। इसमें बड़ी अफसोस की बात है और हम लोग भी इसमें बहुत कुछ सोच रहे हैं कि कौन सा प्रावधान लिया जाए जिससे पेपर जो लीक होता है, और अभी जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से स्टूडेंट परेशान हैं और जिस तरह से वो तराही तराही हैं और देश में अभी उबाल आया हुआ है। और आप ये देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जो पेपर लीक करते हैं, जिनके थ्रू पेपर को लीक किया जा रहा है, उनकी देन एंड देयर अरेस्टिंग होनी चाहिए और उनको एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो शायद किसी भी कांड में वैसी सजा नहीं मिले। इसलिए कि ये लोग पेपर को लीक करा करके देश को बर्बाद कर रहे हैं, स्टूडेंट को बर्बाद कर रहे हैं, युवा को बर्बाद कर रहे हैं। यूं ही देश में युवा पढ़ता है, लिखता है, इतना मेहनत करता है, दिन रात लगन के साथ अपनी जिंदगी को कुर्बान किया रहता है, और जब एग्जामिनेशन होता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सर आप एक्शन की बात कर रहे हैं, सरकार में तो अभी आप लोग हैं, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे तो 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ा जा सकता है, लेकिन खामोशी क्यों है अभी? देखिए, इसमें शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और 2021 से ये शिक्षा मंत्री हैं, और इनको एक्शन लेना चाहिए और इनको धरपकड़ करनी चाहिए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। इसमें हम लोग भी चाहते हैं कि अगर इसमें घोटाला हुआ है, इस तरह के मामलात हैं, तो नीट को फिर से कैंसिल किया जाए और फिर से री एग्ज़ाम लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज डिसीजन दिया है, 8 जुलाई को फिर से उन्होंने बुलाया है। 8 जुलाई को एक बेहतर डिसीजन आएगा कि नीट के मामले में क्या किया जाए। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट को छला नहीं जाए और स्टूडेंट की जिंदगी को बर्बाद नहीं किया जाए। जिस तरह से हमारे स्टूडेंट, हमारे युवा हिंदुस्तान की धड़कन है, उनके बारे में सोचा जाए और सरकार पूरी कोशिश करेगी इस बार जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर अभी देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो लोग तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं कि उनके पीए लोग ने रूम बुक करवाया था, फिर उस पर तेजस्वी यादव का गुस्सा देखा जा रहा है और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो भी आरोपी हैं उनको सजा दी जाए। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, इसमें तो हम लोग भी चाहते हैं कि इसको सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई के थ्रू इसकी जांच होगी तो निष्पक्षता सामने आएगी और तेजस्वी यादव हो या कोई भी हो, और खुद हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि निष्पक्ष इसका डिसीजन किया जाए और इसके बारे में सामने लाया जाए कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो स्टूडेंट से खिलवाड़ करते हैं, जो स्टूडेंट की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। फुल सिक्योरिटी होता है सर पेपर में, जब भी पेपर बनता है एग्जाम का, तो फिर लीक कैसे हो जा रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं मामला पुराना है, ये बात जान लीजिए। इसलिए इंटायर जहां बेस प्रॉब्लम है, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको सबसे ज्यादा सोचना है। धर्मेंद्र प्रधान जी को एजुकेशन स्तर को संभालना होगा और जो एग्जामिनेशन होता है उसमें बड़ा उनको समझिए कि उनको सावधानी से उनको काम लेना होगा और हिंदुस्तान को बचाना होगा। अन्यथा जो हालात है ये अच्छी चीज नहीं है। ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है ये पहली बार नहीं है।
ये मतलब कि कितनी बार पेपर लीक का मामला देखने को आया है, आप लोगों ने भी न्यूज में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आखिरकार इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, ये मामला जदयू और भाजपा के समय ही नहीं हुआ, ये कांग्रेस के समय से भी ये होता आ रहा है। पेपर लीकेज होते रहते हैं, लीक होता रहता है। ये जो सिस्टम जो है ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। ये फैक्ट है कि सिस्टम में गड़बड़ी है। इसमें मैंने फिर थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी 2021 से शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, इसलिए उनको तवज्जो देना होगा, ये सिस्टम को सुधारना होगा। और सिस्टम के पीछे कौन गलत कर रहे हैं, जो हायर लोग हैं, जो ऊंचे ओहदे के लोग बैठे हैं, उन्हीं वही लोग सिस्टम को गड़बड़ा रहे हैं। वहीं पे चोट मारना होगा और तत्काल उन लोगों की गिरफ्तारी करनी होगी और उनको ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा वो लोग इस तरह का काम ना करें। सर, ये तो हो गया नीट पेपर लीक मामले का बात। अब बात करते हैं आरक्षण का। बिहार में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का नीतीश कुमार ने मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मन बनाया। केंद्र में आप लोगों की सरकार है, चाहते तो ये काम आसानी से हो सकता था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। क्या कहिएगा इस पर? ये ऐसा पहली बार नहीं है कि बिहार ने 50% से बढ़ाकर मतलब 65% किया है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में 1990 से 69% आरक्षण लागू है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पाया। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, जातीय गणना के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया। उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि जिस तरह से जिसकी आबादी नज़र आई उसमें उन्होंने इंक्रीजिंग किया और 50 से 65% उन्होंने रिजर्वेशन किया और 10% जनरल कैटेगरी के लिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया। डैट मीन्स कि 75% उन्होंने रिजर्वेशन किया। और माननीय नीतीश कुमार जो रिजर्वेशन उन्होंने दिया है वो कानून के तहत दिया है। ऐसा नहीं है कि इसी तरह से उन्होंने रिजर्वेशन तय कर दिया। बजाते वो विधानसभा में उसको पारित किया गया और पारित कर करके रिजर्वेशन कोटा को लागू किया गया। रही बात ये कि जैसे ही जो ये लागू हुआ है 65% रिजर्वेशन, उसके बाद सरकार रेगुलर घिरी हुई है। लगातार बीच में सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने के बाद फिर लोकसभा का इलेक्शन हो गया, उसमें समय नहीं मिल पाया। माननीय नीतीश कुमार के जहन में है कि इसको क्या करना है, लेकिन अटेंडम पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है और इस रिजर्वेशंस को खत्म कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 50% रिजर्वेशन रहेगा। माननीय नीतीश कुमार ये तय कर चुके हैं कि केंद्र में सरकार भी हम लोग की है, केंद्र में सरकार हम लोग की है। माननीय मोदी जी से इस टॉपिक्स पे बात होगी और नौवीं सूची में इस रिजर्वेशन को जयललिता जी ने जैसे कांग्रेस के समय में डाला था, उसी तरह से उसी आधार पे माननीय नीतीश कुमार ने भी अपने रिजर्वेशन कोटे को बढ़ाया है। और यही होगा, हमारे केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार एक साथ बैठेगी और इनको नौवीं सूची में इस रिजर्वेशन को डाला जाएगा और डालने के बाद इसको उस मुकाम तक पहुंचाया जाएगा कि ना इसमें कोर्ट इंटरफेयर कर सके, ना कोई पार्टी इंटरफेयर कर सके। तो आने वाले समय में आप देखेंगे इंशाअल्लाह रहमान कि ये रिजर्वेशन मेरा कायम रहेगा। और अब मैं फिर से ये बता लूँ, वैसे तो पार्टी की राय होगी, पार्टी डिसीजन ले रही है, पार्टी में मीटिंग चल रही है, पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए सोच रही है, लेकिन ये बात तय है कि ये जो सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के साथ मेरी बातें होंगी, मेरी पार्टी की बातें होंगी और उसमें नौवीं सूची में इस रिजर्वेशन कोटे को डाला जाएगा। और जिस तरह से जयललिता जी ने अपने रिजर्वेशंस को कायम रखा, बढ़ाया और आज तक वहाँ 69% रिजर्वेशन वहाँ पर है, तो बिहार में क्यों नहीं रहेगा। हम लोग इंशाअल्लाह रहमान इसको जीतेंगे और ये रिजर्वेशन कायम रहेगा। सर, ये जो बिहार को इस पे विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग हो रही थी, सरकार बनते ही पूरा ठंडा हो गया ये बात। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कहीं उसी की तरह ये रिजर्वेशन वाला मामला भी तो ठंडा नहीं पड़ जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार आज से नहीं, लगातार विशेष राज्य दर्जा का तो बिहार आज से नहीं डिमांड कर रहा है, 18 साल से डिमांड कर रहा है बिहार विशेष राज्य दर्जा का। जिस समय झारखंड बना, झारखंड बनने के बाद बिहार तराही तराही हो गया, बिहार में कुछ नहीं बचा। लेकिन लगातार हम लोग डिमांड कांग्रेस के समय में भी यहाँ होती रही, भाजपा के समय में भी होती रही और आज भी विशेष राज्य दर्जा को लेकर ही माननीय नीतीश कुमार काफी सिंसियर हैं। ये बात आप जान लीजिए, माननीय नीतीश कुमार का सोच
बिहार डेवलपमेंट है, इसलिए ये बातें तय है कि जल्द से जल्द बिहार को विशेष राज्य का भी दर्जा मिलेगा और ये जो हमारा आरक्षण 65% है, इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे वो कायम रहेगा। सर अब एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आप लोगों की पार्टी जदयू, उसके एक एमपी हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है कि मुसलमानों और यादवों को का वो काम नहीं करेंगे, केवल चाय नाश्ता करवा के वापस भेज देंगे। क्या कहिएगा इस पर, कैसा बयान है? मतलब आप सरकार में आ गए तो कुछ भी बयान कर दीजिएगा और मतलब मुसलमान और यादव को क्या मतलब उनका काम नहीं होगा आपकी सरकार में? देखिए, इससे पहले भी मैंने एक दो इंटरव्यू दिया है और हमारे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी जो हैं, जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे मेरी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड उनकी बातों से सहमत नहीं है। मेरे पार्टी में कई कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं और उनके बारे में और उनके खिलाफ हम लोग ने लगातार कहा है कि उन्होंने अपनी बात को रखा है और इस तरह का उनको स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। शायद उन्होंने माफ़ी भी मांगा है, शायद उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मैं यादव व मुसलमान का तो काम कर रहा हूं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया। फिर भी उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। इससे हिंदुस्तान में एक नया सिस्टम उन्होंने कायम कर दिया। इससे मेरी पार्टी भी आहत है और मेरी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि वो अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट चेंज करें और इस तरह की बातें नहीं करें। उससे होता है ये कि हिंदुस्तान में, बिहार में एक सांप्रदायिक बातें फैलती है। आप कोई भूमियार का काम नहीं करेगा, कोई यादव का काम नहीं करेगा, कोई मुसलमान का काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं जनता दल यूनाइटेड का लीडर, मैं खुद अपनी पार्टी, मेरी पार्टी और हम लोग उनके खिलाफ स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं कि उनको, बल्कि मुसलमानों और यादव से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हकीकत यह है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या अभी तक माफ़ी मांगा है उन्होंने? उन्होंने हद तक एक्सेप्ट किया है कि मैं सबका काम करूंगा। कहीं ना कहीं वो उनसे रियलाइज, उनसे गलती हुई है और शायद वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हमसे मिस्टेक हुआ है। तो सर एक्सेप्ट कर रहे हैं इतने बड़ा बयान देने के बाद, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में और यादवों के दिल में चोट तो लगी होगी, अब उसको कैसे भरा जाए? देखिए, ऑब्वियसली है, चोट तो लगता ही है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इंसान है वो भी, सांसद जी भी इंसान है, उनसे भी गलती हुई है और उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम लोग भी यही चाहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने गलती का एक्सेप्ट करें। 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है, कि आपको नहीं लगता कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जैसा बयान दिया है उससे आप लोगों के मतलब वोटों पर कुछ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? आप ये देखिए कि माननीय नीतीश कुमार का चेहरा जो है जनता दल यूनाइटेड का मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ा चेहरा है, ये बात आप जान लीजिए। और इंटायर जनता दल यूनाइटेड के लोग और जितने मुस्लिम लीडर और जितने भी लीडर हैं, सब लोगों ने उनका अपोज किया है और खुद विजय चौधरी से लेकर के सारे बड़े नेतागण उनके खिलाफ कहा है पार्टी ने। इसलिए पूरी उम्मीद है कि जनता को जदयू पे भरोसा है, माननीय नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा है और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड एक बेहतरीन मुकाम हासिल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बेखौफ आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।